हाँ जी, जय जिनेंद्र। दोस्तों, हमारा लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था। ऑलरेडी 7 क्लासेस हो चुकी है, ये 8th क्लास है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोग कंसीडरेशन तक पहुंच गए थे। इनफैक्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसीडरेशन स्टार्ट कर दिया था, राइट। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की सारी वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल दीप ज्ञान क्लासेस पर अपलोड कर रहे हैं। सब स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और डाउट सेशंस भी हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, लाइव डाउट सेशंस, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए और डाउट सेशन के लिंक के लिए, वीडियोस के लिंक के लिए या हमसे जुड़े रहने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। सारी चीज़ों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हर वीडियो के जो भी हम सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है जी। हाँ जी, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंसीडरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट कंसीडरेशन यू कैनॉट क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एक्सेप्शंस है जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जनरल रूल आपको याद रखना है दैट विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सेक्शन 2D में कंसीडरेशन को डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 2D ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन 2 क्लोज डी, राइट। और इसमें बड़ा क्लियर कट कहा हुआ है दैट व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग और डज और abstains फ्रॉम डूइंग और एग्री या प्रोमिस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। इस डेफिनेशन को डीपली हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके ऊपर हम लोग डाउट सेशन भी ले चुके हैं। तो वो लास्ट क्लास मतलब क्लास नंबर 7 जरूर देखिएगा, ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, राइट। देखिए, हम जो चीज़ पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं वो दोबारा से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अगली क्लास में, अदरवाइज सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को ही बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो वो सारी क्लासेस देखिएगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, सारी क्लासेस देखने के बाद ही अगली क्लासेस देखेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, वरना बीच में कोई ना कोई कंसेप्ट रह जाएगा, स्पेसिफिकली लो वीडियोस के केस में, लो सब्जेक्ट के केस में। आ जाइए जी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हम लोगों को स्टार्ट करना था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भैया कंसीडरेशन कहता है जी प्रोमिसर भी कंसीडरेशन दे सकता है, राइट, या उसके बिहाफ पर कोई और भी कंसीडरेशन दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप मुझसे कोचिंग लेने आते हैं तो आप खुद भी मुझे कंसीडरेशन दे सकते हो, या आपके बिहाफ पर कोई और पर्सन भी मुझे कंसीडरेशन दे सकता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स, राइट। मतलब एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसर। तो इंडिया के अंदर ये जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन प्रोमिसर की तरफ से ही आए। कहता प्रोमिसर दे या उसके ब्याह पर कोई और दे, वन एंड द सेम थिंग, दोनों ही वैलिड है। ठीक है जी। अब जी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कहता है भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हुआ है, ए और बी के बीच में, तो कहता है लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस ए और बी के पास ही है, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो ए ने बी को प्रॉमिस किया कि ए अपनी बाइक बी को 5000 रुपीज़ में सेल कर देगा। बी ने कहा ठीक है मैं आपको 5000 रुपीज़ दे दूंगा। तो कहता है जो भी लीगल राइट्स हैं ए के पास, किस चीज़ के लीगल राइट्स? 5000 रुपये लेने के। बी के पास किस चीज़ के लीगल राइट्स? कहता है जी बाइक लेने की। ए की किस चीज़ की लीगल ऑब्लिगेशन? कहता है जी बाइक देने की। और बी की किस चीज़ की लीगल ऑब्लिगेशन? कहता है जी 5000 रुपये देने की, राइट। तो जो भी लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस हैं वो सब ए और बी के पास है इस कॉन्ट्रैक्ट में, राइट, बिकॉज दे आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू द
कॉन्ट्रैक्ट। कहता है एक्स जो ए और बी का दोस्त है, ये कौन है? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन है? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए ने पैसे लेकर बाइक नहीं दी बी को और बी को कोर्ट में जाते हुए डर लग रहा है, तो क्या बी के बिहाफ पर एक्स कोर्ट में जाकर ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स है ये इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है। दिस एक्स इज नॉट द पार्टी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। दिस एक्स इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ने बड़ी सिंपल सी बात कही, भैया जिसके पास लीगल राइट्स है, जिसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस है, वो ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोई तीसरा बंदा कोर्ट में नहीं जा सकता, एटलीस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके तो नहीं जा सकता कोर्ट में। ठीक है, तो जी ए के ऊपर सिर्फ बी ही केस फाइल कर सकता है, बी के ऊपर ए ही केस फाइल कर सकता है, और इसी चीज को हम कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज को प्रिवेसी एंजॉय करने दो, तीसरा बंदा टांग नहीं अड़ाएगा। दिस इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू बोथ अंडर द इंग्लिश लॉ एज वेल एज इंडियन लॉ। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि भैया ये बार बार इंग्लिश लॉ का जिक्र क्यों किया जा रहा है बुक के अंदर? क्योंकि बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बाबा आदम के जमाने का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब इंडिया पर किसका राज था? कहता है जी ब्रिटिशर्स का। तो इस लॉ को कौन लेके आया? ब्रिटिशर्स लेके आए। कहाँ से लेके आए? इंग्लैंड से लेके आए। राइट। तो ये अच्छा एमसीक्यू है कि ये जो एक्ट है ये कहाँ से डिराइव किया गया? कहता है जी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ से डिराइव किया गया। ठीक है, इसलिए बार बार जो डिफरेंस है ना वो देखने की कोशिश की जाती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा होता है, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसा होता है। राइट। तो कहता है जी चाहे वो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर इंडियन लॉ है, दोनों ही के अंदर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट के पास कोई राइट नहीं होते केस फाइल करने का विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दिस इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हुआ है। केस लॉ का नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक, आ जाइए जी। एग्जाम्पल में क्या कहा हुआ है? मान के चलते हैं एक भाई साहब है मैन्युफैक्चरर ऑफ टायर, मैन्युफैक्चरर ऑफ टायर, ये टायर्स बनाते हैं। दूसरे भाई साहब है होलसेलर ऑफ टायर्स। अब जी मैन्युफैक्चरर किसको देने वाला टायर्स? होलसेलर को। तो जी मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया मेरा जो टायर है वो 2000 रुपये से कम मार्केट में नहीं बिकना चाहिए। मैंने एमआरपी लिखी है 3000 रुपये, लेकिन 2000 रुपये से कम मार्केट में नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा टायर 2000 रुपये से भी कम मार्केट में बिका तो भैया गुडविल पे फ़र्क पड़ता है कि यार इस वाले जो मैन्युफैक्चरर का टायर है उसका कोई रेट नहीं है, जैसा गाल वैसा थप्पड़ लगता है। तो मैं अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता हूँ, मैं अपनी मार्केट में एक इमेज मेंटेन करना चाहता हूँ, तो मेरा टायर मार्केट में 2000 से कम का नहीं बिकना चाहिए। मैं आपको ये टायर 1500 का दे रहा हूँ, एमआरपी 3000 रुपये है। अब आपके पास इतना गैप है, 1500 से लेकर 3000 का गैप है। राइट। आप चाहे तो एमआरपी पे बेच सकते हैं, चाहे तो उससे कम पर बेच सकते हैं, लेकिन 2000 से कम पर नहीं बेच सकते। तो कायदे से आपके पास गैप कितना रहा? ये 1000 रुपये का गैप रहा। आप इसके बीच में कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक। या फिर आप किसी और को बेच रहे हैं, मतलब अगर आप किसी रिटेलर को बेच रहे हैं तो रिटेलर को कह दीजिएगा कि 2000 से कम में वो मार्केट में कंज्यूमर को ना बेचे। आप चाहे तो रिटेलर को 1800 का दे सकते हैं, 1900 का दे सकते हैं, आपकी मर्जी, हम आपको 1500 को दे रहे हैं। राइट। रिटेलर को लेट से अगर आप 1800 रुपये का दे रहे हैं तो आप ये बता दीजिएगा कि 2000 से कम का मार्केट में कंज्यूमर को टायर ना बेचे। ठीक। तो 3000 से 2000 के बीच में जहाँ भी खेलना चाहे सेलर वहाँ खेल सकता है, लेकिन 2000 से नीचे टायर ना बेचे।
अब जी ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? मैन्युफैक्चरर के बीच में और होलसेलर के बीच में। ठीक है, होलसेलर ने एग्री कर लिया। अब जी होलसेलर ने ये जो अपना टायर है जो मैन्युफैक्चरर से लिया, ये रिटेलर को 1800 रुपये में सेल कर दिया। भाई होलसेलर को फिर भी 300 रुपये बच रहे हैं। अब जी रिटेलर के पास 1800 रुपये का आ गया। ठीक है, अब रिटेलर को शायद पैसे की ज़रूरत थी या जो कुछ भी था, रिटेलर ने कंज्यूमर को ये टायर सेल कर दिया 1900 का। कितने का जी? 1900 का। तो कायदे से रिटेलर ने लॉस में तो नहीं सेल किया, 100 रुपये अपने पास फिर भी प्रॉफिट रखा, लेकिन 2000 से कम में सेल कर दिया कंज्यूमर को। तो भैया मार्केट में टायर कितने रुपए का चला गया? 1900 रुपये का। जब ये बात मैन्युफैक्चरर को पता चली तो मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर के ऊपर केस फाइल कर दिया कि जी मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि आप मेरा टायर मार्केट में 2000 से कम का नहीं बेच सकते। तो जी जब कोर्ट में बात कही गई, कोर्ट ने कहा कि भैया क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर के साथ किया था या फिर होलसेलर के साथ? आपने कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर के साथ किया था या होलसेलर के साथ? मैन्युफैक्चरर ने कहा जी मैंने तो होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। फिर जी होलसेलर ने कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर के साथ किया था। तो कोर्ट ने कहा देखिए होलसेलर तो रिटेलर के ऊपर केस फाइल कर सकता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होलसेलर और रिटेलर के बीच में हुआ था। कहता है आपके और रिटेलर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, आप रिटेलर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। राइट, जहां तक होलसेलर और रिटेलर के कॉन्ट्रैक्ट की बात है, आप क्या कंसीडर किए जाओगे? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है आप इस चीज़ को लेके होलसेलर के ऊपर तो केस फाइल कर सकते हो क्योंकि आपके और होलसेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट आप रिटेलर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था होलसेलर और रिटेलर के बीच में, वहाँ होलसेलर तो रिटेलर के ऊपर केस फाइल कर सकता है। राइट, क्योंकि ये दोनों क्या है? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट यू आर द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट एज फार एज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रिटेलर एंड होलसेलर इज कंसर्न। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर कहता है जो तीसरा बंदा है हु इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसे स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा और उसके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी के ऊपर केस फाइल करने का, किसी भी पार्टी को सू करने का। ठीक है, फिर जी यहां पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं मैं आपको समझाता जा रहा हूं। कहता है जी देखिए ए ने बी के पैसे देने थे, ए ने बी के पैसे देने थे लेकिन ए के पास पैसे थे नहीं, तो भैया ए ने एक प्रॉपर्टी डीलर से कॉन्ट्रैक्ट किया, अपना घर प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का अपना घर प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया और प्रॉपर्टी डीलर को कहा जी इसमें से 70 लाख रुपीस तो मुझे दे दीजिए और 30 लाख रुपीस आप किसको दे देना? बी को, मेरे ब्याह पर, क्योंकि मैंने बी के कितने देने हैं? 30 लाख रुपीस देने हैं। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? कहता है जी ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और प्रॉपर्टी डीलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। प्रॉपर्टी डीलर ने पैसे ए को दे दिए 70 लाख रुपीस और बाकी 30 लाख रुपीस प्रॉपर्टी डीलर ने बी को देने थे। कहता है प्रॉपर्टी डीलर बी को पैसे देता उसी से पहले मान के चलते हैं कि ए की हो गई डेथ। ए की क्या हो गई? डेथ। अब प्रॉपर्टी डीलर के दिल में खोट आया और उसने बी के पैसे नहीं दिए 30 लाख रुपीस। बी को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता था बिटवीन ए एंड प्रॉपर्टी डीलर, तो बी ने प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर केस फाइल किया इन द कोर्ट कि भैया देखिए मुझे आप प्रॉपर्टी डीलर से 30 लाख रुपए दिलवाइए, क्योंकि ए ने अपना घर प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे इसीलिए किया था कि उस कंसिडरेशन में से 30 लाख रुपए मुझे दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए के बीच में और प्रॉपर्टी डीलर के बीच में एंड यू आर द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट।
कोर्ट ने कहा आपके पास इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी के ऊपर केस फाइल करने का कोई राइट नहीं है। ए के जो लीगल हेयर्स हैं, जो भी लीगल हेयर होंगे, राइट, ए की डेथ के बाद जिसने भी ए की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहा होगा या लीगली जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां गई होगी, तो कहता है ए के लीगल हेयर्स के पास राइट है, वो प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर केस फाइल करके 30 लाख रुपए रिकवर कर सकते हैं, तब आप उनसे ले सकते हो। लेकिन आप प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास कोई राइट नहीं है। यू आर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है जी पॉइंट? आ जाइए काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। देखिए सेक्शन 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन किया हुआ था, जिसमें क्लियर कट बताया हुआ था दैट कंसिडरेशन मे बी पास्ट कंसिडरेशन, मे बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, मे बी फ्यूचर कंसिडरेशन, राइट। तो वही 3 चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। फ्यूचर कंसिडरेशन को इन्होंने दूसरे वर्ड्स में कहा हुआ है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी का मतलब which will be executed in the future, executory which will be executed in the future, right। तो executory और future which means it makes the form of promise to be performed in the future, an agreement to marry someone कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा या मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, तो executory consideration which is to be executed in the future। कहता है जी एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट जो साथ साथ कंसिडरेशन दी जा चुकी है। मैं दुकान पर जाकर 100 रुपये का सामान लेता हूँ, वो मुझे सामान देता है, मैं साथ साथ 100 रुपये देता हूँ, तो इस कंसिडरेशन को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट कंसिडरेशन। या फिर पास्ट कंसिडरेशन हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब कि पहले मैंने आपके लिए कुछ किया था, आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, उसके बदले आप मुझे कुछ दे रहे हैं, तो आपकी कंसिडरेशन तो प्रेजेंट कंसिडरेशन है, लेकिन मेरी कंसिडरेशन क्या थी? आपको जो मैंने दी थी पास्ट कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने आपको पास्ट में दी थी, राइट। आ जाइए जी रूल्स गवर्निंग द कंसिडरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कहता है एवरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अब यहाँ पर बड़ा क्लियर कट कहा गया है कि भैया देयर मस्ट बी सम वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, लेकिन क्या वो वैल्यू एडिक्वेट है या नहीं है? कहता इस बारे में लॉ ने कुछ नहीं कहा हुआ। लॉ ने बड़ी सिंपल सी बात कही है, भैया आपकी चीज़ है, आप वो चीज़ सामने वाले को 2 रुपये में दो या 2,000 रुपये में दो, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर आपकी कमर्शियल प्रूडेंस को जज करने के लिए नहीं बैठे हुए। हाँ, कंसिडरेशन होनी चाहिए, 2 रुपये या 2,000 वो मैटर नहीं करता, ठीक है। एंड कंसिडरेशन कहता है जी वो कुछ ना कुछ रियल होनी चाहिए। इट शैल नॉट बी वेग, इट शैल नॉट बी इनडेफिनिट, इट शैल नॉट बी इल्यूसरी। जैसे कि एक बेटा अपने बाप को कहता है कि मैं उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दूंगा अगर आप मुझे बाइक दिला दोगे, तो कहता है मैं न्यूसेंस करना बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप बीइंग अ न्यूसेंस। ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कहूँ कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा अगर तू मुझसे शादी कर लेगी, कहता चांद तारे तोड़ लाना ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, राइट। मतलब वो ऐसी कंसिडरेशन होनी चाहिए विच कैन बी परफॉर्म्ड, जो एक्चुअल में रियलिटी में की जा सके, सामने वाले को दिया जा सके, ठीक है। हाँ जी, कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट ऑफ एब्सटेनेंस और द प्रॉमिस, कुछ करना या कुछ ना करना, दोनों ही कंसिडरेशन हो सकती है। प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल में समझाई गई है ये बात, राइट, वो मिठाई वाली दुकान का एग्जांपल देकर। फिर जी देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी का मतलब कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो। अगर मेरी तरफ से कंसिडरेशन जा रही है लेकिन आपकी तरफ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो कायदे से दिस इज़ नॉट एन एग्रीमेंट। क्या है? सिंपल प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपकी तरफ से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। कहता है इस टाइप के एक्ट को ग्रेटिट्यूअस एक्ट बोला जाता है। ग्रेटिट्यूअस का मतलब कहता है फ्री ऑफ कंसिडरेशन एक्ट, जहाँ मैं एक तरह से लव में, रिस्पेक्ट में, अफेक्शन में, श्रद्धा में, जैसे मंदिर में गया डोनेशन देने के लिए, मैंने प्रॉमिस कर दिया, बदले में तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो श्रद्धा में मैंने डोनेशन दी, तो सच एक्ट इज़ नोन एज ग्रेटिट्यूअस प्रॉमिस एज इन द केस ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर चैरिटी, एंड सच एक्ट इज़ नॉट एनफोर्सेबल, क्योंकि सामने वाले की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही मुझे, ठीक है जी।
फिर कहता है कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द वैल्यू शैल बी एडिक्वेट। अ फुल रिटर्न फॉर द प्रोमिस होना चाहिए बट वो एडिक्वेट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ सेक्शन 25 के सेकंड एक्सप्लेनेशन के अंदर क्लियर कर दी गई है दैट एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड मेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। अगर मैं आपको प्रोमिस करता हूँ कि मैं अपनी कार आपको 2 रुपये में दे दूँगा और आप भी प्रोमिस कर रहे हैं कि आप मुझे 2 रुपये देंगे, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बाद में कोर्ट में जाकर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी कार 2 रुपये में क्यों दूँ। 2 रुपये इज़ नॉट एन एडिक्वेट कंसीडरेशन फॉर माई कार। कोर्ट कहेगी बेटा ये तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सोचना चाहिए था। लॉ ने कहा है कंसीडरेशन होनी चाहिए, ये नहीं कहा कि एडिक्वेट कंसीडरेशन होनी चाहिए। लॉ ने कहा है कंसीडरेशन शैल बी प्रैक्टिकल, शैल बी रियल। 2 रुपये प्रैक्टिकल है, रियल है। चांद तारे तोड़ लाऊंगा अगर आप कहते तो फिर कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता। आप कहते कि भैया मैं पागलपन करना बंद कर दूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता, क्योंकि इस टाइप की कंसीडरेशन इज़ वेग। लेकिन 2 रुपये इज़ रियल कंसीडरेशन, एडिक्वेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल, इट मस्ट नॉट बी सम इलीगल एक्ट। और ये चीज़ मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप मेरे लिए बी का मर्डर कर दीजिए, तो मेरी तरफ से जो कंसिडरेशन है वो रियल है, वो प्रैक्टिकल है, 5 लाख रुपए। बट आपकी तरफ से जो मेरे लिए कंसिडरेशन है वो बी का मर्डर विच इज़ इलीगल। और अगर इलीगल कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब माना जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब वो एग्रीमेंट ही वॉइड है, जिसके अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी ही नहीं है, वो एग्रीमेंट के स्टेज पर ही रह गया, कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बना ही नहीं, राइट। तो अगर इलीगल कंसिडरेशन है उस केस के अंदर किसी पार्टी के पास दूसरे के अगेंस्ट कोई लीगल राइट नहीं होता। मतलब अगर मैंने आपको 5 लाख रुपए दे दिए और आपने मेरे कहने से बी का मर्डर नहीं किया तो मेरे पास कोई लीगल राइट नहीं है कि मैं आपके ऊपर केस फाइल करके अपने पैसे रिकवर कर लूं, बल्कि कोर्ट मुझे और जेल में बिठवा देगा कि बी के मर्डर की कॉन्स्पिरेंसी कर रहे थे आप, राइट। हाँ जी, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रोमिसी इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रोमिसी इज ऑलरेडी बाउंड टू डू फॉर द प्रोमिसर, ठीक है। Thus, an agreement to perform an existing obligation made with the person to whom the obligation is already owned is not made for consideration। इस पॉइंट को मैं बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। अब भैया ए के पास एक बोट थी, अपनी पर्सनल बोट थी, और ए जी से एक लड़की से बड़ा प्यार करता था। लड़की को ये नहीं पता था, तो भैया एक बीच में लेट से चैनल था, रिवर था, नदी, नाला, लेक, कुछ भी मान लीजिए। ए जहाँ अपनी बोट चलाता था एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाता था लोगों को, और दूसरे किनारे से एक किनारे पर लेके आता था, ठीक है, जिसके लिए बेसिकली ए चार्ज करता था। और ये जो लड़की थी जी, ये भी डेली कॉलेज जाती थी, इस बोट पर बैठकर दूसरे किनारे पर जाती थी अपने कॉलेज, और इसी बोट से वापस आती थी। और ऐसे ही जी को छोड़ते हुए लेते हुए ही ए के दिल में जी के लिए प्यार पैदा हो गया, ठीक है जी। अब ए ने सोचा भैया जी को मनाया कैसे जाए शादी के लिए। तो जी एक दिन जी कॉलेज जाने के लिए आती है, ए की बोट पर बैठती है, ए टिकट लेती है बकायदा, ए चार्ज करता है इस चीज़ के लिए। तो जी टिकट लेती है बोट की और ए बोट को बीच में रोक देता है, इस नदी, इस चैनल के बीच में, रिवर के बीच में बोट को रोक देता है, ठीक है। अब ए जी को कहता है कि भैया या तो मैरी मी और लीव माई बोट,
या तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ शादी करोगी, अदरवाइज मेरी बोट अभी के अभी छोड़ दो, बीच में ही मेरी बोट से कूद जाओ। अब जी को तैरना नहीं आता था, बेचारी बीच में फंस गई। ठीक है, अब जी ने मजबूरी में हाँ भर दी ए को कि ठीक है तुम मुझे वापस लेके जाओ और जब हम किनारे पे पहुंच जाएंगे तो आई विल मैरी यू। अपनी जान बचाने के लिए जी ने प्रॉमिस कर दिया। ठीक है, जब किनारे पर पहुंचे तो ए ने जी को कहा कि नाउ मैरी मी। जी ने अपनी सैंडल निकाली और ले दनादन दे दनादन ए के मुंह पर 8-10 सैंडलें रख दी और बोली आज के बाद कभी शक्ल मत दिखाइयो। अब जी ए गया कोर्ट में। कमाल की बात देखो, ये सब करने के बाद एक कोर्ट में जाता है। कोर्ट में कहता है कि जी बीच रिवर में जी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि एक बार किनारे पर पहुंच जाएंगे तो आई विल मैरी यू। ठीक है, और जी के इस प्रॉमिस के बदले, जी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगी और जी के इस प्रॉमिस के बदले मैं उसे किनारे तक लेकर आया। तो जी की तरफ से क्या कंसीडरेशन थी कि वो मुझसे शादी करेगी, मेरी तरफ से क्या कंसीडरेशन थी कि मैं उसे किनारे तक लेके जाऊंगा। दोनों के बीच में प्रॉमिस हुआ, दोनों के प्रॉमिस में कंसीडरेशन थी, तो एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अब जी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट रही है, अपने पार्ट से पीछे हट रही है। तो आप जी को कहो कि वो मुझसे शादी करे। ठीक है जी। तो कोर्ट ने जी को बुलाया। जी ने कहा कि भैया मुझे किनारे तक लाने के नाम का कोई एहसान थोड़ी ना किया है, मैंने टिकट ली थी, पैसे दिए थे, उस बोट पर ट्रैवल करने के लिए ए को पैसे दिए गए थे। तो कोर्ट ने ए को कहा बेटा आप जी को किनारे तक लेके आए, इसके लिए ऑलरेडी कंसीडरेशन आपको मिल चुकी थी, और जिस चीज के लिए आपको ऑलरेडी कंसीडरेशन मिल चुकी थी उस चीज के लिए आप दूसरी कंसीडरेशन डिमांड नहीं कर सकते। तो आप जी को किनारे पर लेकर आए, ये आपकी तरफ से कंसीडरेशन नहीं मानी जाएगी जी के प्रॉमिस के बदले कि जी आपसे शादी करेगी। कहता है जो आप किनारे तक लेके आए उसके बदले आपको कंसीडरेशन क्या मिली थी, पैसे, रुपए। अब जी ने आपसे प्रॉमिस किया कि वो आपसे शादी करेगी, उसके बदले इसके अलावा क्या कंसीडरेशन दी आपने, किनारे तक लाने के अलावा क्या कंसीडरेशन दी। तो कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग इन एडिशन विच द प्रोमिसर और प्रोमिसी इज ऑलरेडी बाउंड टू पे। ठीक है, तो ए का तो काम था उसको किनारे पर लेके आना, जिसके लिए ए ने ऑलरेडी चार्ज किया था। कहता है किनारे पर लेके आए, उसके लिए पैसे मिले, लेकिन जी का जो प्रॉमिस है कि वो आपसे शादी करेगी, उसके बदले आपने जी को क्या कंसीडरेशन दी, वो वाली कंसीडरेशन नहीं मानने हैं। राइट। तो कहता है कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रोमिस इज ऑलरेडी बाउंड टू डू फॉर द प्रोमिसर, दस एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। ये तो आपकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन थी जी को किनारे तक लेके आने की। राइट, इज नॉट मेड फॉर कंसीडरेशन। क्लियर है जी यहाँ तक। अब आइए व्हेन कंसीडरेशन इज नॉट नेसेसरी। मैंने आपको कहा था कि कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास जहाँ पर कंसीडरेशन इज नॉट नेसेसरी, बिना कंसीडरेशन, सामने वाले से बिना कंसीडरेशन मिले भी आपके बीच में और सामने वाले के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा। मतलब उस केस में चाहे सामने वाले ने आपको कंसीडरेशन नहीं दी, फिर भी आप अपने पार्ट से पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी बुक के अंदर ऐसे दिया हुआ है, 5 केसेस बताए हुए हैं। मैं देखता हूँ थोड़ा सा और एनलार्ज करके ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे। ठीक है जी, मैं ये अपने नोट्स में आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर हाईलाइट करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा, लिखकर आपको अलग अलग चीज़ों को डिटेल में समझा पाऊँगा।
ये देखिए सबसे पहला क्या एक्सेप्शन हमारे पास, वेयर कंसीडरेशन इज नॉट नेसेसरी इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। सबसे पहली कंडीशन, इस पहली एक्सेप्शन में बहुत सारी कंडीशंस है और हर कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कहता है व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड सच एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड एंड is made out of natural love and affection between the parties standing in a near relation to each other। तो जी कितनी कंडीशन हो गई फर्स्ट एक्सेप्शन के अंदर? कहता है जी पहली कंडीशन क्या है, द एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग। दूसरी कंडीशन क्या है, द एग्रीमेंट शैल बी रजिस्टर्ड। तीसरी कंडीशन क्या है, कहता है देयर शैल बी नेचुरल लव नेचुरल अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। चौथी कंडीशन क्या है, कहता है जी पार्टीज शैल बी इन रिलेशन विद ईच अदर, मीन्स पार्टीज शैल बी रिलेटिव, रिलेशन बिटवीन पार्टीज। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस केस में सामने वाले की तरफ से कोई कंसिडरेशन ना मिले तब भी एग्रीमेंट वैलिड कंसिडर किया जाएगा। कौन सा एग्जाम्पल है जी ये? कहता है एक दादाजी अपने पोते को या पोती को, ग्रैंडसन को या ग्रैंड डॉटर को, ग्रैंडसन को या ग्रैंड डॉटर को नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, अब दादा और पोते या पोती के बीच में तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा ना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अपनी जायदाद में से एक घर दे देते हैं। तो दादाजी अपने ग्रैंडसन को या ग्रैंड डॉटर को अपनी जायदाद में से एक घर दे रहे हैं, वो भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। और जो ये दादाजी ने इनके नाम पर किया वो दादाजी ने इन राइटिंग में लिखा और अपनी उस विल को रजिस्टर भी करवाया। कहता है तो ये एब्सोल्युटली वैलिड एग्रीमेंट है बिटवीन दादाजी एंड ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। उस केस में ये चीज़ नहीं कही जा सकती कि इनकी तरफ से तो कुछ मिला ही नहीं दादाजी को। इस केस में ये चीज़ नहीं कही जा सकती कि इनकी तरफ से तो मिला ही नहीं कुछ दादाजी को। तो दादाजी ने जो अपनी विल में इन राइटिंग लिखा जिसे रजिस्टर करवाया गया, किसको दिया? कहता है जी अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को, मतलब अपने किसी को जो कि रिलेशन में था दादाजी से। किस में दिया? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। कहता है तो उस केस में उसे वैलिड कंसिडर किया जाएगा और इस चीज़ की प्ली नहीं दी जा सकती कि भैया सामने वाली पार्टी से तो कुछ मिला ही नहीं इन रिटर्न, राइट। तो चाहे सामने वाली पार्टी से कुछ नहीं भी मिला तब भी दादाजी ने जो इनको दिया वो एब्सोल्युटली वैलिड है, वो एब्सोल्युटली लॉफुल है। और अगर कोई इसके बीच में टांग अड़ाता है तो ये लोग कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं कि भैया ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे दादाजी ने हमें दी है इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और ये एग्रीमेंट दादाजी ने इन राइटिंग लिखा है जिसे रजिस्टर करवाया है, एंड वी आर इन रिलेशन विद द दादाजी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, उनकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं भी जा रही, तब भी लोग की नज़रों में ये विल, ये एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वैलिड है। तो पहला केस समझ में आ गया आपको। इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, कंडीशंस चारों की चारों सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखी अलग से। मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी रजिस्टर्ड इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द रिलेटिव्स, राइट। मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है जी। अब ऑल दो नियर रिलेशन डिफाइन नहीं किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट विल डिटरमाइन नियर रिलेशन डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। फिर दूसरा क्या है? कहता है इफ इट इज मेड टू कंपनशेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली फॉर द प्रोमिसर
और डन समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेल्ड टू डू। पहली कंडीशन क्या है जी, कहता है टू कंपनशिएट अ पर्सन, किसको कंपनशिएट करने के लिए, जिसने खुद प्रोमिसर के लिए ऑलरेडी कुछ कर दिया हो, या फिर कहता है डन समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेल्ड टू डू। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ए ने मिस्टर बी के नाम का बिजली का बिल भर दिया। चलो इससे भी ज़्यादा मैं रियलिस्टिक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो आप किसी घर में रहते हैं रेंट पर, ठीक है, तो जी ये आपका सपनों का रेंट वाला घर, तो आप यहाँ पर रेंट पे करते हैं, यू आर मिस्टर टेनेंट, तो टी, ठीक। अब इस घर के नाम का प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, इस घर के नाम का प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब जो आपका और लैंडलॉर्ड का एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स साल का कौन देगा, लैंडलॉर्ड देगा, ठीक है। और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स किससे रिकवर करेगी, लैंडलॉर्ड से रिकवर करेगी। तो जी क्या ये लीगल ड्यूटी है लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी टैक्स देना, यस लीगल ड्यूटी है, ये लैंडलॉर्ड की लीगल ड्यूटी है। अब किसी वजह से अगर लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देता और अथॉरिटीज़ आपको दुखी करते हैं, क्योंकि आप रह रहे हैं ना घर के अंदर, अथॉरिटीज़ आपको दुखी कर रही है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को मुसीबतों में पड़ने से बचाने के लिए आप ये प्रॉपर्टी टैक्स पे कर देते हो टू द अथॉरिटी, ठीक है। अब जी ये पैसा देना था लैंडलॉर्ड ने, लेकिन दे दिया आपने, आपने वो दिया जो कि लैंडलॉर्ड लीगली ऑब्लिक था देने के लिए। तो अब ये पैसा आप लैंडलॉर्ड से रिकवर कर सकते हो, द आंसर इज यस। तो लैंडलॉर्ड जब आपको ये पैसा देगा तो उस वक्त लैंडलॉर्ड ये नहीं कह सकता मुझे बदले में क्या मिल रहा है, राइट। तो लैंडलॉर्ड को ये पैसा आपको देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड ये नहीं कह सकता कि मुझे बदले में क्या मिल रहा है, इन कंसिडरेशन मुझे क्या मिल रहा है। भैया ऑलरेडी आपके नाम की कंसिडरेशन टेनेंट ने पे कर दी है, टेनेंट ने कुछ ऐसा पे किया है जो कि लीगली आप लायबल थे पे करने के लिए, राइट। तो वो जो पास्ट कंसिडरेशन है टेनेंट की, जो ऑलरेडी टेनेंट पे कर चुका है, वो पास्ट कंसिडरेशन आपकी प्रेजेंट कंसिडरेशन के बदले वैलिड मानी जाएगी। तो चुपचाप ये पैसा टेनेंट को दे दीजिए। आप ये प्ली नहीं लगा सकते कि मैं पैसा क्यों दूँ, बदले में मुझे क्या दे रहा है टेनेंट। कहता है टेनेंट अभी कुछ नहीं दे रहा पर ऑलरेडी दे चुका है इस पैसे के बदले, ठीक है जी। फिर जी नेक्स्ट आ जाइए केस, इफ इट इज मेड टू, ये तो हो गया, इफ इट इज अ प्रोमिस इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज्ड हियर विद और बाय हिज एजेंट टू पे अ डेट बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब जी पता नहीं आपको लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव लेवल पर आपको पढ़ना है लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये लोग क्या कह रहा है, कहता है देयर शुड बी सम बार ऑन लीगल एक्शन, टाइम बार। ये कहता है ऐसा थोड़ी ना है कि आप जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकते हो। कहता है मान के चलो आपके पास मिस्टर एक्स जॉब करते हैं, अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, और मिस्टर एक्स ने आपके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी करी है, कुछ फ्रॉड किया है, ठीक है। जब आपको उस फ्रॉड के बारे में पता चलेगा उसके 3 साल के अंदर अंदर, जब फ्रॉड किया तब नहीं, जब आपको उस फ्रॉड के बारे में पता चलेगा उसके 3 साल के अंदर अंदर आप मिस्टर एक्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर मिस्टर एक्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया तो ये लोग कहता है कि भैया उसके बाद अब आप मिस्टर एक्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, आपको हमने पूरा टाइम दिया था,
कि आप 3 साल के अंदर केस फाइल कर सकते हो। जब आप सो रहे थे 3 साल तक, तो अब लो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कभी भी किसी भी केस का कोई एंड ही नहीं होगा, राइट। सारी जिंदगी मिस्टर एक्स इस डर में जीता रहेगा कि पता नहीं आप कब उसके ऊपर केस फाइल कर दो। अगर आपको करना है तो करिए ना, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो जी लॉ ऑफ लिमिटेशन ने हर केस में, हर अपील के केस में, हर ओरिजिनल सूट के केस में टाइम दिया है कि कितने टाइम के अंदर अंदर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जैसे अकाउंट्स के केस में मैंने क्या कहा, 3 इयर्स। कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या है, 3 इयर्स। अगर सामने वाले ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो आप उसके अगेंस्ट 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल कर सकते हैं। इसी तरह लोन के केस में भी क्या है, 3 इयर्स। कि जी अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो पैसे ड्यू हो गए हैं, वो पैसे ड्यू हो गए हैं, और ड्यू होने के 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने सामने वाले पे केस फाइल नहीं किया, तो उसके बाद फिर आप कोई केस फाइल नहीं कर सकते। मान के चला जाएगा पैसा उसी का था, इसीलिए तो ड्यू होने के 3 साल के अंदर अंदर भी आपने केस फाइल नहीं किया, राइट। अब जी मान के चलिए ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए थे जब बी को जरूरत थी, राइट। और बी ने कहा दोस्त ही आखिर दोस्त के काम आता है, 1 लाख रुपए दे दिए। बी ने कहा जी मैं ये पैसा आपको रिफंड कर दूंगा 1/1/2017 को। तो ड्यू कब हो रहा है पैसा, 1/1/2017 को। लेकिन जब ड्यू हुआ तब बी ने नहीं दिया, जब ड्यू हुआ तब बी ने नहीं दिया। ए लेने गया तो बी बहाने मारता रहा, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। ए ने कहा चलो कोई बात नहीं, दोस्त है, इसके अगेंस्ट भी क्या केस फाइल करना। टाइम निकलता रहा, और कितना आ चुका टाइम, अब आ चुका जी, आज क्या डेट है, 29 अप्रैल 2020। मतलब जब ड्यू हुआ उसके बाद कितना टाइम निकल चुका, मोर देन 3 इयर्स। और आज ए को बड़ा गुस्सा आया बी के ऊपर। ए ने कहा कि भैया तू मुझे पैसे नहीं दे रहा तो मैं तेरे अगेंस्ट कोर्ट में जाकर केस करूंगा। जब आज ए कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा भैया 3 साल से सो रहे थे क्या, राइट। तो अब आप 3 साल के बाद केस फाइल नहीं कर सकते, ड्यू डेट के 3 साल के बाद केस फाइल नहीं कर सकते। अब तो भैया हम तो मान के चल रहे हैं पैसा बी का ही है। हाँ, आउट ऑफ द कोर्ट प्यार से अगर बी ये पैसा वापस देने के लिए मान जाए तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास लीगल राइट नहीं है, केस फाइल करके पैसा रिकवर करने का लीगल राइट नहीं है। आपका पैसा है, अगर बी एक्सेप्ट कर ले आफ्टर द टाइम लिमिट इज़ ओवर, उसके बाद अगर बी एक्सेप्ट कर ले तो आप ले लीजिए उससे, राइट। अब ए बी के पास जाता है, बड़ा इसको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, याद है तुझे उस वक्त जब तुझे ज़रूरत थी, तेरा भाई तेरा दोस्त ही तेरे काम आया था, और आज तो उसके पैसे वापस नहीं दे रहा। तो बी जी लिख कर देता है इन राइटिंग, बी इन राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओरली बोलेगा तो नहीं माना जाएगा, इन राइटिंग बी लिख के देता है कि मुझे ए के 1 लाख रुपए देने हैं और मैं 3 महीने के अंदर अंदर ये 1 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है। एक बार बी ने लिख के दे दिया ए को, बी ने या बी के एजेंट ने लिख के दे दिया ए को, तो जी जिस डेट पर लिख के दिया उस डेट से दोबारा टाइम लिमिट चालू 3 साल की, जिस डेट पर लिख के दिया उस डेट से दोबारा टाइम लिमिट चालू 3 साल की। अब इस केस में ए के पास कोई लीगल राइट तो था नहीं पैसे वापस लेने का, लेकिन बी ने लिख दिया, और बी एक बार लिखने के बाद अब ये नहीं कह सकता कि मैं 1 लाख रुपए ए को दे रहा हूँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा। कहता है जो ए ने 1 लाख रुपए दिया था उसका तो टाइम लिमिट ख़त्म हो गया था ना, अब ए मुझसे मांग ही नहीं सकता। अब मैं
ए को 1 लाख रुपए दे रहा हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, लो कहेगा बेटा जो टाइम बार्ड हो गया था अमाउंट, उसके लिए अगर आपने एक बार लिख के दे दिया ए को, तो फिर आप अब ए से कंसीडरेशन नहीं मांग सकते फॉर दैट अमाउंट। अब मान के चला जाएगा आप ये जो ए को 1 लाख रुपए दे रहे हो, उसके बदले ए ने आपको जो 1 लाख रुपए दिया था वो ए की तरफ से अब कंसीडरेशन दोबारा से वैलिड मानी जाएगी। अगले 3 साल के लिए दोबारा से ए के पास लीगल एक्शन लेने का राइट आ गया। ठीक है, तो वही बात की जा रही है कि इफ़ इट इज़ अ प्रोमिस इन राइटिंग एंड साइन बाय द पर्सन, बी ने प्रोमिस किया इन राइटिंग और साइन भी कर दिया, टू पे आ डेट विच इज़ बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो बदले में ए को उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है इस प्रोमिस के बदले। ठीक है जी। फिर जी एजेंट बनने के लिए आपको कोई कंसीडरेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा एजेंट बनना चाहते हो तो जी मैं आपको एजेंट बना रहा हूँ, उसके बदले आपको मुझे कोई कंसीडरेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंसीडरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी एजेंसी। क्लियर है जी। लास्ट केस है गिफ्ट का। अब गिफ्ट के केस में जिसे मैं गिफ्ट दे रहा हूँ वो मेरा दोस्त है, रिलेटिव है, कोई अननोन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गिफ्ट ऑरली दे रहा हूँ या इन राइटिंग दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, गिफ्ट तो गिफ्ट है। अब अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, वैसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, मैं मैरिड हूँ, मिस्टर एक्स अपनी गर्लफ्रेंड को, मैम ने सुन भी लिया ना तो जान निकाल देगी, मिस्टर एक्स अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे देता है। ठीक है, और ये सिलसिला चलता आ रहा है 3 साल से। एक्स अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, इस उम्मीद में कि एक दिन गर्लफ्रेंड शादी के लिए मान जाएगी। और गर्लफ्रेंड मतलब ये जब दोनों स्टार्ट किया ना दोनों ने, तो दोनों ही CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे। दोनों दीप ज्ञान क्लासेस में आए पढ़ने के लिए, वहीं पर ही दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए और तभी से ये सिलसिला चालू है। गर्लफ्रेंड इंटेलिजेंट थी, ये CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर कर लिया, CS एग्जीक्यूटिव भी क्लियर कर लिया, CS प्रोफेशनल भी क्लियर कर लिया गर्लफ्रेंड ने, लेकिन ये बॉयफ्रेंड खाली गर्लफ्रेंड के पीछे ही रह गया। ये भैया प्यार भरी किताबें ही पढ़ता रह गया। तो ना इससे CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हुआ, ना CS एग्जीक्यूटिव, ना CS प्रोफेशनल। और 3 साल बाद जब गर्लफ्रेंड प्रोफेशनल क्लियर कर चुकी थी तो इसे लगा यार ये मेरे लायक ही नहीं है। अब मैं तो CS बन गई हूँ तो भैया कोई CS ही मेरे लायक होगा, तो मैं अब नया बॉयफ्रेंड बनाऊंगी जो कौन होगा, CS। ठीक है, तो अपना सारा स्टेप क्लियर करने के बाद जब ट्रेनिंग करने गई बड़ी सी कंपनी में, वहाँ और भी CS आए हुए थे, तो जी गर्लफ्रेंड ने उनमें से किसी को CS बना लिया और ये भाई साहब देखते रह गए। दिल बड़ा टूटा इनका। इन्होंने कहा कि यार सारी ज़िंदगी मैंने तुझे संभालने में लगा दिया, तुझे गिफ्ट देता रहा, तेरे आगे पीछे घूमता रहा, तूने हाँ कहा तो मैंने हाँ कहा, तूने ना कहा तो मैंने ना कहा, तूने रात को दिन कहा तो मैंने रात को दिन कहा, और अब तू एकदम से ऐसे बदल गई। बड़ा गुस्सा आया और गर्लफ्रेंड से कहा कि आज तक जितने भी मैंने तुझे गिफ्ट दिए हैं 3 साल के, वो सारे मुझे वापस दे। उन गिफ्ट से जो पैसा मुझे मिलेगा मैं उसी से अपना करियर बना लूँगा, मेरे गिफ्ट मुझे वापस दे। लगभग 3 लाख के गिफ्ट दे चुका मैं तुझे 3 साल में। अब जी जब चॉकलेट दी गर्लफ्रेंड ने खा पी ली, हजम हो गई। क्लोथ्स दिलवाए पहन लिए, पुराने हो गए। सैंडल्स दिलवाई पहन ली, टूट गई। अब गर्लफ्रेंड कहाँ से वापस देगी? तो ये भाई साहब कोर्ट में गए। कोर्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर केस फाइल कर दिया कि मेरे ये वापस दिलवाओ गिफ्ट। कोर्ट ने कहा बेटा गिफ्ट एक बार अगर आपने दे दिया, गिफ्ट वंस कंप्लीटेड, एक बार आपने दे दिया तो आप वापस नहीं मांग सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट हुआ था नहीं हुआ था, रिटर्न में हुआ था नहीं हुआ था, ओरल में हुआ था नहीं हुआ था,
जिसको आपने गिफ्ट दिया वो आपके रिलेटिव है या नहीं है, नेचुरल लव या अफेक्शन में दिया या फिर अननेचुरल लव या अफेक्शन में दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आपने गिफ्ट दे दिया किसी को भी तो आप फिर वो वापस नहीं मांग सकते। अगर आपने सिर्फ प्रॉमिस किया गिफ्ट देने का तो सामने वाला आपको फोर्स नहीं कर सकता गिफ्ट देने के लिए, लेकिन अगर आपने गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट वंस कंप्लीटेड, तो भैया आप वापस नहीं मांग सकते। अब आपका कोई लीगल राइट नहीं है गर्लफ्रेंड से गिफ्ट वापस मांगने का, तो देने से पहले सोचना चाहिए था। इसी तरह अगर आपने किसी मंदिर में खड़े होकर कहा कि मैं 1 लाख रुपए का दान दूंगा, कहता मंदिर वालों के पास कोई लीगल राइट नहीं है आपसे वो पैसा कोर्ट के थ्रू मांगने का, आपकी मर्जी, आप दो ना दो, क्योंकि बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा ना। लेकिन एक बार दान दे दिया, एक बार अपनी तरफ से गिफ्ट दे दिया मंदिर को, फिर आप वापस नहीं मांग सकते। ठीक है जी, तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारा कंसीडरेशन वाला पार्ट खत्म हो गया जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत दिमाग लगा के समझना है इस पार्ट को। चलिए, टेक केयर।